बात 1911 के आसपास की है। आज से लगभग 100 साल पहले न्यूजीलैंड में एक फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। उस समय उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको आगे चलकर रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाने लगा। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर एटम के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थीं जिन बातों ने उस समय के सभी वैज्ञानिकों को चौंका कर रख दिया था। वो यही एक्सपेरिमेंट था जिसके दम पर रदरफोर्ड ने एटम का एक ऐसा मॉडल दुनिया के सामने रखा जिसे आज भी स्वीकार किया जाता है। चलिए जानते हैं रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एटम के सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। उन्होंने बताया था कि ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ बेहद ही हल्के और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि किसी एटम का ज्यादातर स्पेस खाली होता है। एटम को लेकर रदरफोर्ड का ये मॉडल उस समय की एक महान उपलब्धि थी। इस खोज ने उनका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था। तो आइए जानते हैं इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म किया था। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले रदरफोर्ड के माइंड में दो सवाल थे। वो जानना चाहते थे कि एटम का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। वो ये भी जानना चाहते थे कि एटम के अंदर कौन कौन से चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और ये चार्जेस पूरे एटम में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने पोलोनियम एलिमेंट का एक पीस लिया और उसको एक बारीक छेद वाले लेड बॉक्स के अंदर रख दिया। अपनी ऑब्जर्वेशंस मार्क करने के लिए उन्होंने जिंक सल्फाइड की एक कर्व्ड स्क्रीन भी बनाई। बॉक्स और स्क्रीन के बीच में उन्होंने एक बहुत ही बारीक गोल्ड की फॉयल भी रखी। तो ये था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का सेटअप। इन सभी टूल्स को लेकर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हीं सब चीजों को क्यों चुना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोलोनियम एलिमेंट की। दोस्तों, पोलोनियम एलिमेंट अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। रदरफोर्ड को ऐसे पार्टिकल्स की जरूरत थी जिनमें चार्ज भी हो और जिनमें इतनी ज्यादा एनर्जी हो जो इस फॉयल के आर पार ट्रैवल कर सके। अल्फा पार्टिकल्स में ये दोनों विशेषताएं होती हैं। ये हाई एनर्जी वाले पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स होने के कारण इस एक्सपेरिमेंट के लिए पोलोनियम एलिमेंट को ही चूज किया गया। इस पोलोनियम के पीस को छेद वाले लेड बॉक्स के अंदर रखा गया। दोस्तों, लेड मेटल में अल्फा पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इस बॉक्स को इसलिए यूज किया गया ताकि इस होल के अलावा अल्फा पार्टिकल्स दूसरी किसी डायरेक्शन से बाहर ना निकल सकें। बात करते हैं इस बारीक गोल्ड फॉयल की। हम जानते हैं कि गोल्ड हाईली मैलिएबल मेटल है। इसको पीट पीट कर हम बारीक से बारीक शीट्स बना सकते हैं। रदरफोर्ड को बहुत कम थिकनेस वाली शीट की जरूरत थी जो उस टाइम केवल गोल्ड मेटल की ही बन सकती थी। लास्ट में आती है ये जिंक सल्फाइड से बनी कर्व्ड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल इससे टकराता है तो उस स्पॉट से ये स्क्रीन ग्लो करने लगती है। इन्हीं स्पॉट्स को रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व करके अपना फाइनल रिजल्ट कंक्लूड करा था। चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने पर उन्हें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिले। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के कुछ देर बाद उन्होंने इस स्क्रीन को क्लोजली स्टडी किया। उन्होंने पाया कि अल्फा पार्टिकल्स के ज्यादातर स्पॉट्स इस स्क्रीन के ठीक सामने थे। उन्हें कुछ स्पॉट्स स्क्रीन के किनारों पर भी मिले। तीसरी चीज जो उन्होंने नोट की वो ये कि बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉयल को पार ही नहीं कर पाए। इस फॉयल से टकराकर ये पार्टिकल्स वापस बाउंस बैक हो गए थे।
चलिए देखते हैं उनकी इन सभी ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब था। ज्यादातर स्पॉट्स स्क्रीन के ठीक सामने होने का मतलब था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इस फॉयल के सीधे आर पार हो गए थे। इन पार्टिकल्स के रास्ते में कोई चीज आई ही नहीं। कहने का मतलब यह हुआ कि एटम का ज्यादातर स्पेस खाली होता है। कुछ स्पॉट्स स्क्रीन के साइड्स में होने का मतलब था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल के करीब आकर स्मॉल और लार्ज एंगल्स से डिफ्लेक्ट हो गए थे। दोस्तों, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स केवल पॉजिटिव चार्ज से ही डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। इस बात से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। केवल एक या दो पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉयल से टकराकर वापस बाउंस बैक हो गए थे। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम के सेंटर में छोटा और हाई डेंसिटी वाला एक न्यूक्लियस होता है। यदि इसका साइज ज्यादा होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक होते। केवल एक या दो पार्टिकल्स के बाउंस बैक होने का मतलब था कि इस न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। दोस्तों, इन सभी कंक्लूजन्स के दम पर उन्होंने एटम का एक मॉडल दुनिया के सामने रखा। इस मॉडल के अनुसार एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। इस न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। एटम का ज्यादातर स्पेस खाली होता है क्योंकि किसी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, तो कुल मिलाकर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और लास्ट में रदरफोर्ड ने यह भी बताया था कि किसी एटम का सारा मास उसके छोटे से न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब माइंड में एक सवाल आता है कि ये अल्फा पार्टिकल्स केवल न्यूक्लियस से ही टकराकर क्यों बाउंस्ड बैक हुए? ये एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराकर बाउंस्ड बैक क्यों नहीं हुए? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल्स का मास और इनकी एनर्जी दोनों ही बहुत ज्यादा होती हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक कागज जितना हल्का है, तो अल्फा पार्टिकल उस बंदूक की गोली के समान होगा जिसका रास्ता ये कागज कभी नहीं रोक सकता। यही रीजन था जो अल्फा पार्टिकल्स केवल हैवी और हाई डेंसिटी वाले न्यूक्लियस से ही बाउंस्ड बैक हुए। तो ये था रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और उनका एटॉमिक मॉडल। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।